जय श्री महाकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिलोहित एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की बुक लिस्ट के बारे में, साथ ही सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ हम डूज एंड डोंट्स देखेंगे कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान और किन गलतियों को करने से बचना चाहिए ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो और हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किन किन पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा जो इस वीडियो का इंडेक्स रहेगा वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। आयोग ने अभी 18 जनवरी 2024 को जो नया सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ थंब रूल्स डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन के लिए, जो आपको हेल्पफुल होंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी सहायता होगी और आप अपने सिलेक्शन को काफ़ी पक्का कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में और सिलेबस के साथ साथ ही हम लोग बुक लिस्ट को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी प्रिपरेशन में। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपका डेली का शेड्यूल क्या होना चाहिए पढ़ाई का। और फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स देखेंगे जहां से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं या दूसरे आपके पढ़ाई के सोर्सेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहले पॉइंट पे बात करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो एग्ज़ाम पैटर्न, परीक्षा योजना है। और ये एग्ज़ाम पैटर्न अभी जो रिसेंट में सिलेबस जारी किया आयोग ने उसके अकॉर्डिंग है। चलिए तो देखते हैं इसको। तो हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा है वो 3 स्टेज में कंडक्ट होती है। और जो पहला एग्जाम होता है, जो पहली स्टेज होती है, वो होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा। ये परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं। जो आपका फर्स्ट हाफ होता है उसमें आपका जनरल स्टडीज का पेपर होता है और ये पेपर आपका 2 घंटे का होता है और इस पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। तो इस हिसाब से टोटल मार्क्स आपका 200 मार्क्स हो जाता है। तो जो पहला पेपर है वो 200 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद जो आपके सेकेंड हाफ में जो पेपर कंडक्ट होता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, सामान्य अभिरुचि परीक्षण का। ये पेपर भी आपका 2 घंटे का होता है। इस पेपर में भी आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये भी पेपर टोटल 200 मार्क्स का होता है, मतलब हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम दे लेते हैं और आप एग्जाम का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपका जो मेंस एग्जाम होता है वो टोटल होता है 1500 मार्क्स का। इस 1500 मार्क्स में जो आपके शुरू के 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के, वो आपके 1200 मार्क्स के होते हैं। यानी आपका हर जनरल स्टडीज का पेपर, जो शुरू के 4 पेपर हैं, वो सारे चारों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं और हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। और ये चारों जनरल स्टडीज के पेपर जो हैं वो 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं। जो उसका पहला भाग होता है वो होता है पार्ट ए और दूसरा भाग होता है पार्ट बी। और दोनों भाग 150-50 मार्क्स के, 150-150 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है पेपर 5, जो होता है आपका सामान्य हिंदी और व्याकरण का पेपर। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं और ये पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो आपका लास्ट पेपर होता है पेपर 6, वो हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का होता है। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है और ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। मेंस एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, जो 185 मार्क्स का होता है। अब आपकी जो सिलेक्शन होता है, आपकी जो रैंकिंग की लिस्ट जो सिलेक्शन लिस्ट होती है उसमें जो रैंकिंग होती है, मतलब आपका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन होता है वो 1685 मार्क्स का होता है। यानी आपके प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं आपके सिलेक्शन में। आपके सिलेक्शन की जो लिस्ट बनती है उसमें वो आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के बनते हैं। यानी मेंस का 1500 और इंटरव्यू का 185 मार्क्स जोड़ के टोटल 1685 मार्क्स पे आपकी सिलेक्शन लिस्ट बनती है। तो ये था हमारा एग्जाम पैटर्न, जिस पैटर्न पे आपका एमपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ थंब रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो
तो जो सबसे पहला रूल है वो है कि आपको एमपीपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना पड़ा। एक तरह से ये आपका सबसे पहला गाइड है आपकी प्रिपरेशन में, आपका सबसे पहला टीचर है जो आपको गाइड करेगा सही डायरेक्शन में। आपको ये बताएगा कि आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या पढ़ना है। आपका ये एरिया डिफाइन करेगा कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो सिलेबस आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, वो है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने पास रखने हैं। ये आपकी जो आप सिलेबस ने जो आपका एरिया डिफाइन किया है उसको ये और रिफाइनमेंट देता है। उसके आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग को और क्लियरिटी देते हैं कि सिलेबस ने जो एरिया डिफाइन किया है उस एरिया के अंदर भी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो प्रीलिम्स और मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपकी तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें कितने साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखना चाहिए अपने पास। तो अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए आप कम से कम 15 साल के पेपर रखें और उनको एनालाइज करें और सॉल्व करें, और मेंस का कम से कम आप 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर रखें और उनको सॉल्व करें और उसका एनालिसिस करें। तो इससे आपको प्रिपरेशन में काफ़ी क्लियरिटी मिलती चली जाएगी। और उसका जो थर्ड रूल है वो ये है कि आप अपने कंटेंट को लिमिटेड रखें। आप अपनी बुक्स को लिमिटेड रखें। आपको पूरे लाइब्रेरी नहीं रखनी है अपने घर में। आपको लिमिटेड 10 से 11 जो बेसिक बुक्स हैं आपको वही बुक्स रखनी है। और लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड सोर्स रखने का फ़ायदा यह है कि आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। आपके पास जितना ज़्यादा कंटेंट होगा आप उतने ज़्यादा कंफ्यूज होगे, और जितना लिमिटेड कंटेंट होगा आपके दिमाग को उतनी क्लियरिटी होगी प्रिपरेशन के दौरान। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको अपना जो कंटेंट है वो लिमिटेड रखना है। उसके बाद तो अगर लिमिटेड, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको अपना जो लक्ष्य है वो पुस्तक एकत्रित करने का नहीं है। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में जितने टॉपिक दिए गए हैं हर टॉपिक के बारे में मेरे पास 200 से लेकर 250 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए। कि मतलब मैं हर टॉपिक पे 200 से लेकर 250 शब्दों में अपना आंसर लिख सकूं, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में। अब आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अभी आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं की है और आपके रिजल्ट के बारे में आप सोचने लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो जब आप रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं तो एक तरीके से आप धीरे धीरे अपने ऊपर सेल्फ डाउट भी क्रिएट करने लगते हैं। आपको एक सेल्फ डाउट होने लगता है और आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो आपको रिजल्ट से फ्री रहना है। आप अपने देखिए किसी भी चीज़ की आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट पे मत ध्यान दीजिए। अगर आपका प्रोसेस करेक्ट है, अगर आपकी प्रिपरेशन की प्रोसेस करेक्ट है तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो आप रिजल्ट के बारे में ना सोचें। जब आप अपने प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो आपको धीरे धीरे आपका सेल्फ डाउट खत्म होता चला जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यही है कि आप रिजल्ट के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपनी तैयारी को जारी रखें बिना किसी प्रेशर के। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एग्जाम आपको रटने वाला काम नहीं करना है। इस एग्जाम के लिए कि आपको रट्टू तोता बन जाए आप, कि आप सिर्फ चीज़ों को रट रहे हैं। आपको इस एग्जाम ये आपसे मांगती है कि आप चीज़ों को समझें, आप हर चीज़ का एक बेसिक नॉलेज लें, उसके कंसेप्ट को समझें, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है चीज़ें, आपको चीज़ें समझनी है इस एग्जाम में, ओके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना टू डू लिस्ट बनाए। टू डू लिस्ट मतलब आपको अपना डेली का टारगेट बनाना है, एक टारगेटेड स्टडी करनी है, एक तरह से अपने पूरी प्रिपरेशन को प्लान करना है कि आज मेरे को कितना टॉपिक, कितना पोर्शन ख़त्म करना है, कल मुझे कितना पोर्शन ख़त्म करना है, कौन सा टॉपिक मेरा हफ्ते भर में ख़त्म हो जाना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट में महीने भर में ख़त्म कर सकता हूँ। तो आपको अपनी कम से कम 3 लिस्ट बनानी है। 3 लिस्ट कैसे कि आपको एक अपनी डेली लिस्ट बनानी है, फिर दूसरी आपकी वीकली लिस्ट बनानी है और तीसरी अपनी मंथली लिस्ट बनानी है। मतलब अपने आप को टारगेट को आप 3 भागों में डिवाइड करना है कि आपका अपना डेली टारगेट देना है अपने आप को, दूसरा अपने आप को वीकली टारगेट देना है और तीसरा अपने आप को मंथली टारगेट देना है। जब आप अपने आप को टारगेट देते जाएंगे और अपना टारगेट आप पूरा करते जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा
जो आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को प्लान करिए टू डू लिस्ट के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट हैं तो रिजल्ट श्योरली 100% आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आज 2 दिन में खूब जोश जोश में 11 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर नेक्स्ट 2 दिन आप कुछ नहीं पढ़ पाए, तो वो 4 के 4 दिन आपके बैलेंस हो गए, मतलब आपने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। हाँ, ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपका पूरा का पूरे साल आप और पूरी प्रिपरेशन के दौरान आप डेली 6 घंटा पढ़ पाएं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको उस दिन को जीरो डे नहीं करना है। आपको उस दिन से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकालना है। जीरो डे मतलब कि आप उस दिन से कम 1 घंटा तो पढ़ाई करें। ऐसा आपका कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे आपने बिल्कुल पढ़ाई ना की। आप कम से कम 1 घंटा तो उस दिन में पढ़ाई कर लें, आपको वो दिन जीरो डे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे कुछ थंब रूल्स की जो हमको प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सिलेबस को। अपना जो नया सिलेबस आया है 18 जनवरी को 24 में, तो जो इसमें जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज का पेपर, उसमें क्या वो पेपर अपनी कितनी यूनिट में डिवाइड है, मतलब आपका जो पहला जनरल स्टडीज का पेपर है वो 10 यूनिट में डिवाइडेड है। अब वो 10 यूनिट क्या क्या है, तो आपका जो पहला पेपर की जो पहली यूनिट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। आपको इंडिया के इतिहास के बारे में पढ़ना है। आपको जो दूसरा यूनिट है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मतलब आपको मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में और उसके साहित्य के बारे में पढ़ना है। जो आपका तीसरा जो यूनिट है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भूगोल। आपका जो चौथा पॉइंट है वो है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का भूगोल। आपकी जो पांचवी यूनिट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, मतलब आपको इसमें मध्य प्रदेश और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक तरह से मतलब है आपका पॉलिटी वाला सेक्शन है। फिर सिक्स्थ है आपका इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। आपको भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि आपकी भारत की और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, आपकी देश की और आपके राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है, ये सब आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। आपका जो सातवां यूनिट है वो है साइंस इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। इस टॉपिक में आपको विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और आपकी जो 8th यूनिट है वो है आपकी करंट की। आपको करंट में नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश का करंट पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 9 जो है वो है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इससे आप ये आपके यूनिट 9 में है। और यूनिट 10 जो है वो है मध्य प्रदेश की जनजातियां। ये अभी रिसेंट में ऐड हुआ है। इसके पहले यूनिट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कमीशंस की थी, तो कमीशन आपका यूनिट 5 में ऐड कर दिया गया और यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजाति को ऐड कर दिया गया। तो आपकी ये नया टॉपिक इस बार ऐड हुआ है आपके सिलेबस में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आपका जो पेपर 2 है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, सामान्य अभिरुचि परीक्षण में, इसमें क्या क्या यूनिट है। इसमें आपकी जो पहली यूनिट है वो कॉम्प्रीहेंशन की है, जो अनसीन पैसेज ये सब जो आते हैं वो यही टॉपिक के अंडर आते हैं। दूसरा है आपका लाइफ स्टाइल एंड काउंटर फोर्स। और तीसरा जो आपका यूनिट है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल के रिगार्डिंग है। और आपकी जो चौथी यूनिट है वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये इसी यूनिट के तहत आपका रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और ये सब जो भी आता है। और फिर उसके बाद आपका जो 5th यूनिट है वो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप अधिकारी हैं और आपके समक्ष कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, कोई विषम परिस्थिति आ गई, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, आप क्या डिसीजन लेंगे। तो यहाँ से आपकी वो मेंटालिटी, आपकी वो सोचने की क्षमता का टेस्ट करता है ये यूनिट। ठीक है, और फिर दूसरा है जनरल मेंटल एबिलिटी। और 7th यूनिट आपकी है बेसिक न्यूमरेसी। यहाँ से आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज,
ठीक है, इन सबसे क्वेश्चंस आएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन तो सारी की सारी मैथमेटिक्स उसमें लग जाती है, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और यूनिट 8 है आपकी हिंदी का। हिंदी में आपका भाई विलोम, पर्यायवाची, संधि, समास, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस। ये इसका एक सिलेबस का आउट व्यू हमने देखा है, एक ऊपरी तौर पे हमने सिलेबस को देखा है कि हमारे दोनों पेपर में कितनी कितनी यूनिट है और हर यूनिट किस टॉपिक को डेडिकेटेड है, किस सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अब हम लोग सिलेबस को डिटेल्ड उसका डिस्कशन करते हैं बुक लिस्ट के साथ में। तो आपका जो पेपर 1 है, जनरल स्टडी पेपर 1, उसकी जो पहली यूनिट है वो है आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, भारत का इतिहास। तो ये इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, ये जो कंसेप्ट एंड आइडियाज, एंशंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, ये सारी चीजें जो हैं ये इस साल ऐड हुई हैं। ठीक है, अब ये अभी अभी ऐड हुई है, तो आपको इसका पूरा कंपाइल फॉर्म, आपको ये पूरा के पूरे टॉपिक एक जगह नहीं मिलेंगे। अभी आपको इसको सर्च करना पड़ेगा। कोई टॉपिक किसी किताब में बहुत अच्छा दिया है या कोई दूसरा टॉपिक ऑनलाइन रिसोर्स में काफ़ी अच्छा दिया है, तो इसका कंसोलिडेटेड आपको कहीं भी पूरा एकत्रित नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको इसको खोजना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप मेरी वीडियो देखिएगा, मैं वहाँ पे इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, फिर हम इसको वहाँ से अपन कवर कर लेंगे। तो इस जो पहला पॉइंट है, इसके अगर बुक लिस्ट देखें तो हमारी ये है कि आप इसको टॉपिक वाइज नेट पर सर्च करें, या आपको किसी बुक में मिल जाता है तो आप टॉपिक वाइज इसके अपने नोट्स प्रिपेयर करें। और अगर आपको नहीं करना है तो आप हमारे चैनल पे आइए, हम इस चीज़ को वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे नोट्स। फिर उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है इस यूनिट के अंदर, वो आपका है एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री का। ये आपका दोनों पोर्शन एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री हमको कौन सी किताब से पढ़नी है? तो जो आपकी एंशियंट हिस्ट्री के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो रामशरण शर्मा सर के द्वारा लिखित ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो ये वाली है, ये ओल्ड एनसीईआरटी किताबें हैं जिसके राइटर आर.एस. शर्मा सर हैं। ये किताबें अगर आपको नहीं मिलती हैं, वैसे तो ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अगर ये नहीं मिलती है तो आप इनकी जगह पे ये वाली जो आप लाल बुक देख रहे हैं, रेड बुक, ये वाली, ये ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन ने यही ओल्ड एनसीईआरटी को हिंदी लैंग्वेज रीपब्लिश किया है, और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन ने इसको रीपब्लिश किया है। मतलब इसमें कोई भी डिफरेंस, चाहे आप ओल्ड एनसीईआरटी उठा लो, चाहे आप ये वाली किताबें उठा लो, वर्ड टू वर्ड आपका मैच करेगा। आप चाहे ऊपर की किताबें ओल्ड एनसीईआरटी ले लो, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप नीचे ये हिंदी वाले ओरिएंट ब्लैक स्वान की पब्लिकेशन की बुक ले लें जो प्रारंभ भारत का परिचय के नाम से आती है, और इंग्लिश वाले ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की इंडियाज एंशियंट पास्ट ले लें। तो ये भाई ओल्ड एनसीईआरटी का रीपब्लिश्ड वर्जन है। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप आर.एस. शर्मा को फॉलोगे करेंगे, और मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्रा सर की ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये है ओल्ड एनसीईआरटी। अगर आपको ये दोनों ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिलती है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन ने इस ओल्ड एनसीईआरटी को रीपब्लिश किया है, आप इसको ले लेंगे। ये सब आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की बात। तो एंशियंट के लिए आप आर.एस. शर्मा और मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी लेंगे। अब इसके बाद आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन। तो आपका ये जो पोर्शन है ये मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसे अच्छी बुक है अभी मार्केट में जो है अवेलेबल, और वो है आपकी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आपकी इंग्लिश में भी आती है और स्पेक्ट्रम आपकी हिंदी में भी आती है। अब ये किताब काफ़ी मोटी है, और इसको पढ़ने का तरीका कैसा है, इस किताब को आपको
एज अ नॉवल पढ़ना है। जब आप इसकी फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो आपको एक सिंपल एक कहानी के तौर पे इस किताब को पढ़ना है, ठीक है। जब आप कोई भी किताब को पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप पहले उसको एक नॉर्मल रीडिंग मान लें, आपको समझ में आ जाए उस किताब में क्या क्या देख, एक बेसिक इमेज आपके दिमाग में बन जाए। फिर आप सेकंड रीडिंग करेंगे तब आपको कुछ और क्लियरिटी मिलेगी, और फिर आप थर्ड रीडिंग में आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अंडरलाइन करिए। इस किताब को पढ़ने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले इस किताब में चैप्टर के आखिरी में दिया रहता है समरी, ठीक है। तो आप पहले समरी पढ़ लीजिए। जब आप समरी पढ़ लेंगे तो आपको एक चैनल की आउटलाइन आपके दिमाग में बन जाएगी, एक मैप आपके दिमाग में बन जाएगा उस चैप्टर का कि किस इवेंट के बाद क्या इवेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप इस चैप्टर को कहानी की तरफ पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप फर्स्ट और सेकंड रीडिंग कर लीजिए, साथ ही साथ आपको सिलेबस और प्रीवियस सिलेबस और आपको देखिए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए। उससे आपको ये मालूम चल जाए कौन सा टॉपिक और कौन सा एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आप वहाँ पे एनालिसिस कर रहे होंगे और यहाँ पे इसकी जब आप तीसरी रीडिंग करेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि मेरे को किन चीज़ों, कौन सी चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने किन चीज़ों को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है और कौन सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर जब आप ये सब कर लें तो आपके उसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें, ठीक है। डायरेक्ट फर्स्ट रीडिंग में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। आप जब डायरेक्ट फर्स्ट रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप पूरी की पूरी किताब छाप देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो पहले आपको 2 रीडिंग माननी है, तीसरी रीडिंग में आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। तीसरी रीडिंग में आपको मालूम चल जाए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ नहीं है, साथ ही साथ आपका वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस चलता रहेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे यूनिट 1 की। अब हम आ जाते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 है हमारी हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो आपका ये जो पोर्शन है ये पूरा मध्य प्रदेश को डेडिकेटेड है, और इस पोर्शन को पढ़ने के लिए आपको एक एमपी स्पेशल मतलब मध्य प्रदेश स्टेट की बुक की ज़रूरत होगी। और इंग्लिश मीडियम वालों की जो सबसे बेस्ट बुक है एमपी की वो है मुकेश महेश्वरी सर की। ये अभी उस किताब का लेटेस्ट एडिशन है, वो लेटेस्ट एडिशन कुछ ऐसा दिखता है। और जो हिंदी मीडियम वालों के लिए वो है परीक्षा धाम, ये भी परीक्षा धाम का लेटेस्ट ही एडिशन है। मैंने बुक का कवर पेज इसलिए लगा दिया है कि आपको जब अगर आप शॉप में लेने जाओ तो आपको काफ़ी आसानी हो बुक लेने में, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट आपकी ये एमपी की बुक से कवर हो जाएगा। अब आते हैं हम यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 है हमारी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। ये आपको यूनिट कहाँ से करनी है, तो ज्योग्राफी जो है वो आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको आपका और कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये है 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी, ये 9 किताबें हैं। अगर आप ये 9 किताबें नहीं पढ़ सकते, ठीक है, ये 9 किताबें, लेकिन इन 9 किताबें एक चीज़ और, ये 9 किताबों में जो क्लास 11th की ये वाली जो एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की के मूल सिद्धांत, ये काफ़ी 11th क्लास की ये एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे ये 6 से 12 तक की एनसीईआरटी अगर आपको नहीं पढ़नी है तो आप महेश कुमार बरनवाल सर की एनसीईआरटी जिस्ट बुक पढ़ सकते हैं। अब इनकी भी महेश कुमार बरनवाल सर की भी 2 किताबें आती, एक आती है सिर्फ महेश कुमार बरनवाल के ज्योग्राफी के नाम से, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों इंक्लूड रहते हैं, पर हमें यहाँ पे इस यूनिट में हमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, तो इसलिए हम ये महेश कुमार बरनवाल एनसीईआरटी जिस्ट, कौन सी, इंडिया वाली, ये एनसीईआरटी जिस्ट वर्ल्ड की भी आती है लेकिन हमें एनसीईआरटी जिस्ट कौन सी लेनी है, इंडिया वाली लेनी है। ये नीचे दी गई बुक है, ये भी रिसेंट एडिशन, ये वाली बुक लेनी है। तो आप या तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर ये महेश कुमार बरनवाल पढ़ लो, ठीक है। और हिंदी में ये आती है आपकी भारत का भूगोल के नाम से, भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार, ठीक है, ये उस नाम से। अगर आप ये महेश कुमार बरनवाल सर की किताब पढ़ रहे हैं तो इसके साथ एनसीईआरटी के 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के सिद्धांत पढ़ना जरूरी है, ये कंपलसरी मस्ट है ये, क्योंकि ये बुक से ही आपको ज्योग्राफी की एक बेसिक समझ आपकी डेवलप होगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ज्योग्राफी की। अब आ जाते हैं हम, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप महेश कुमार बरनवाल सर की किताब पढ़ रहे हैं, इसको आपने प्रिफर किया है, तो इस किताब के साथ साथ आपको 11th क्लास की ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत किताब 11th क्लास की पढ़ना
ज़रूरी है, तभी आपको एक कंप्लीट सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे अल नीनो, ला नीना, साउथर्न ऑसिलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सब आपको तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे जब आप फिजिकल ज्योग्राफी आपको समझ में आती होगी, ठीक है। और ये आपको इसी की यही उसकी समझ आपको यही किताब देगी, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफी की। अब बात कर लेते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भूगोल। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को डेडिकेटेड ये पोर्शन है। तो ये आपकी ये एमपी की जो बुक है, इंग्लिश मीडियम वालों के मुकेश महेश्वरी और हिंदी मीडियम वालों के लिए परीक्षा धाम, ये किताब आपका ये पूरा पोर्शन आराम से कवर करा दी कि दोनों किताबें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है पॉइंट वाइज। तो आप ये दोनों किताब से ही ये यूनिट 4 को कवर करेंगे। अब हम आ जाते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है। ये हमको मतलब भारत में और राज्य में, मतलब देश में और राज्य में क्या संवैधानिक व्यवस्था है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये जो पॉलिटी है इसके लिए सिर्फ एक ही बुक है जिसको बाइबल ऑफ पॉलिटी बोला जाता है, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है। ये इंडियन पॉलिटी के नाम से आती है और हिंदी में भारत की राज्य व्यवस्था के नाम से आती है। तो इस किताब से आपको ये कवर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फेडरल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी कमीशन एंड इंस्टीट्यूशन। इतना पोर्शन आपका ये किताब बहुत आराम से करा देगी। और ये पोर्शन भी आपका कवर कराएगी कौन सा? गवर्नर के पावर्स क्या होते हैं, गवर्नर का अपॉइंटमेंट क्या होता है, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव एवं असेंबली के क्या होती है, उनके पावर्स क्या होते हैं, हाई कोर्ट के, ये भी आपको इसी किताब में मिल जाएगा। अब आपको एमपी की बुक कहाँ रिफर करनी है? ये पूरा एक तरीके से ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका ये किताब कवर करा देगी। पर आपको जो एमपी स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे कि एमपी का पहले सीएम कौन थे, एमपी के पहले गवर्नर कौन थे, एमपी के पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, या प्रेजेंट में सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, तो ये सारा जो बेसिक एमपी से रिलेटेड डेटा है वो आपकी ये दोनों बुक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मुकेश महेश्वरी और हिंदी मीडियम वालों के लिए परीक्षा धाम कवर करेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये यूनिट 5 कवर हो जाती है। अब आ जाते हैं हम यूनिट 6 पे। यूनिट 6 है इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी पोर्शन हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे अगर आप सिलेबस को पढ़ें तो यहाँ पे दिया करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश और नीचे दिया है रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारत में मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है अभी वर्तमान में, और उसी तरह से इंडिया की अर्थव्यवस्था में कैसी है अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में कैसी है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट सीधे आपने वर्तमान से रिलेटेड है तो ये पोर्शन करंट से कवर होगा, तो आप ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट करंट से आपने चीज़ें उठाई, फैक्ट्स उठाए और पढ़ लिए। जैसे कि अब आपको मालूम ही नहीं कि जीडीपी होती क्या है, तो आप करंट के फैक्ट्स उठा के क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें करना है कि हमें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बारे में एक अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। उसको करने के लिए जो आपकी सबसे बेस्ट बुक्स हैं वो है 11th क्लास की ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये हिंदी में आती है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये किताब आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी। ये आपको इंडिपेंडेंस, भारत जब आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक की सारी चीज़ें बताएंगी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसको सुधारने के हमारे देश में कैसी पॉलिसी बनी, उन पॉलिसी के पीछे क्या क्या कारण थे, उनसे हमें क्या बेनिफिट हुए, ठीक है। एट प्रेजेंट कंडीशन, मतलब अभी कैसी कंडीशन, भारत की स्थिति सुधरी है क्या रीज़न उसके पीछे, तो आपको बेसिक इकोनॉमी की जानकारी ये किताब दे देगी। अभी किसी किताब को और एनरिच करने के लिए, इसी के नॉलेज को और रिफाइन करने के लिए और अच्छा करने के लिए आपको तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी पड़ेगी। 11th क्लास की और 12th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की किताब,
जैसे आपकी नेशनल इनकम है, वो ये सारी चीज़ें, पॉवर्टी और बाकी जो भी चीज़ें हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड टर्म्स जो भी हैं, वो आपकी इन किताबों से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पर इन किताबों के साथ एक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो अब हिंदी वाले क्या करेंगे, आप ये ऊपर वाली 11th क्लास की किताब पढ़ो और नीचे की दोनों किताब के लिए वीडियो मैं आपको हिंदी में बना के अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं। पर ये तीनों बुक पढ़ना मस्ट है। ये तीनों बुक आप पढ़ेंगे तभी आपको अर्थव्यवस्था की एक बेसिक नॉलेज, एक एक आपको इसकी समझ क्रिएट होगी। जब आप ये किताबें पढ़ के आपकी एक थोड़ी सी नॉलेज हो जाए इकोनॉमी, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए, तब आप जाइए करंट पे। तब आप करंट से मध्य प्रदेश की या इंडिया की सिचुएशन के बारे में पढ़ें। करंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अब ये यूनिट 6 से मोस्टली करंट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर वो किताबों को पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि जब आपको करंट से में जो चीज़ वर्डिंग्स दिए हैं, आपको वर्डिंग ही समझ में नहीं आ रहे, तो आप क्या मतलब उससे आप रिजल्ट निकाला आउटपुट करेंगे। तो जब आपका वो तीनों किताब पढ़ के हो जाए, फिर उसके बाद आप करंट से इन चीज़ों को कवर किए। करंट से कैसे क्वेश्चन आएंगे कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, या किसी वित्तीय संस्था ने, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई प्रेडिक्शन दिया कि आने वाले इस समय में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी हो जाएगी। कोई भी नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आरबीआई, सेबी, या किसी ने भी कोई रिपोर्ट दिया, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भारत की इकोनॉमी के ऊपर रिपोर्ट दी है, तो वो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और वहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये सारे पोर्शन आप करंट की मैगजीन से या पेपर से कर सकते हैं, और ये वाले आपके सब करंट रिलेटेड ही पोर्शन है। इसके बाद आपका आ जाता है ये। अब ये जो पोर्शन है, ये आपको दो तरीके से कवर करना है, इसके फैक्ट्स भी कवर करना है और इसके करंट भी। तो फैक्ट्स मतलब कि आपका जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो आरबीआई जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है, उनके मतलब फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, उनके प्रेजेंट में कौन चेयरमैन है, ठीक है। तो ये हो गया फैक्चुअल डेटा। तो फैक्चुअल डेटा आप कहाँ से कवर करेंगे, आप लूसेंट से कवर करेंगे फैक्चुअल डेटा। और करंट डेटा से कैसे क्वेश्चन आएंगे कि अभी जैसे रिसेंट में कि आरबीआई में किसी गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ हो, या आरबीआई ने कोई रिपोर्ट जारी की हो, ठीक है, तो ऐसे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको फैक्ट के साथ साथ करंट भी इन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कवर करना है। जैसे आपका सेबी का कब एस्टेब्लिश हुआ, उसका फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, प्रेजेंट में कौन है, ये फैक्ट हो गया। अगर सेबी ने कोई रिपोर्ट दी है या सेबी से रिलेटेड कोई न्यूज़ करंट में चल रही है, तो वो हमारे लिए करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से आपको ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के तहत G20, सार्क और एशियान है, इसके आपको फैक्ट्स लूसेंट से ही कवर करने हैं कि G20 क्या है, G20 में कौन से देश हैं, सार्क क्या है, सार्क में कौन से देश हैं, एशियान क्या है, एशियान में कौन से देश हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, इनके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, ठीक है, और इनकी मीटिंग जो है। और करंट से कैसे क्वेश्चन आएंगे कि इनकी मीटिंग जो है पिछले बार कहाँ हुई थी, अगली बार कहाँ होने वाली है, ठीक है, और मीटिंग का अगर कोई थीम है तो वो थीम, कौन से थीम पे ये मीटिंग होने वाली, ये सारी चीज़ें आपके करंट बेसिस से कवर होंगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, तो यही मैंने कहा कि आप इनके जो फैक्ट्स है वो ऑफिशियल वेबसाइट से, इंटरनेट से और लूसेंट से कर सकते हैं, और बाकी आपका जो करंट बेस्ड जो भी चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, वो करंट बेस्ड फैक्ट आप मैगजीन और न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ये ऊपर वाले पोर्शन में। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये मध्य प्रदेश को डेडिकेटेड है, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, अब इसमें आपको बुक की भी हेल्प लेनी है और इंटरनेट की भी लेनी है। बुक की कैसे, जैसे इसमें दिया है
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के भौतिक संपदा बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर की प्रगति। ठीक है, तो आपको जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही नहीं मालूम है कि क्या होता है, तो आप कैसे उसकी प्रोग्रेस को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आप बुक में अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में दिया है तो आप उसको पढ़ लीजिए, जैसे जो बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता आप नेट से भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिए। फिर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है, ठीक है, तो वो आपका करंट बेस में हो जाएगा। अब जैसे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सॉरी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में क्या मतलब ये एमपी में कब लॉन्च हुआ, और इससे रिलेटेड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, तो ये करंट बेस्ड हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, इसके फैक्ट आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे हर राज्य का किसी प्रोडक्ट को एमपी गवर्नमेंट जीआई टैग दे रही है, जैसे सुंदरजा आम आपका रीवा को मिला है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे उस आइटम के ट्रेड में बेनिफिट होता है। जैसे अब सुंदरजा आम का अगर वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट डिक्लेयर किया गया है रीवा के लिए, तो यहाँ का वो आम एक तरीके से फेमस हो गया। अब उसके ट्रेड में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और उसके ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। तो इसी टाइप से आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या चीज़ है, आप इसको निकाल लीजिए, बुक में मिल जाएगा, नहीं मिलता तो आप इंटरनेट से निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप इसके करंट से रिलेटेड के अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने किसी आइटम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत डिक्लेयर किया है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस तरह से आपको फैक्ट और करंट को दोनों को मिला के इस पोर्शन को कवर करना है। तो फैक्ट तो आपके बुक से कवर हो जाएंगे, ये जो एमपी की बुक्स हैं इसमें जो रीसेंट डेटा और फैक्ट्स होंगे, लेटेस्ट एडिशन की बुक अगर आप लेंगे तो आपको रीसेंट डेटा मिल जाएंगे, तो आप रीसेंट फैक्ट्स और डेटा जो भी आपके कवर हो जाएंगे। बाकी अगर करंट में कोई न्यूज़ आती है तो वो आपकी मैगजीन से कवर होगी। ये हो गया यूनिट 6। अब यूनिट 7 में क्या होता है, यूनिट 7 है आपकी साइंस की इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। अब इसमें हम बात करते हैं, ये पहला पॉइंट, प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। तो मतलब इसमें क्या बोल रहा है, प्रिलिमिनरी ब्रांचेस क्या है, फिजिक्स हो गई, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई और बायोलॉजी हो गई, ये इनकी मेन ब्रांचेस है साइंस की। तो यहीं से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे बायो के तो कुछ टॉपिक को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट एंड माल न्यूट्रिशन। तो अब आप ये वाले जो पोर्शन है इसको आप किससे करेंगे, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है और ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो इन बुक से आपके ये चीज़ कवर हो जाएगी, जितना पॉइंट मैंने हाईलाइट किया। अब इसके बाद आता है आपका ये इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड देयर अचीवमेंट्स, सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस, ठीक है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। अब इस चीज को भी आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा, फैक्चुअल प्लस करंट। फैक्चुअल कैसे, आप फैक्चुअल के आपके लिए लूसेंट बेस्ट रहेगी कि आपके देश में कौन कौन से साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो आपको मिल जाएंगे, जैसे डीआरडी हो गया, इसरो हो गया, इनके बारे में फैक्ट्स आपको मिल जाएगी, कब एस्टेब्लिश हुए, इनके पहले चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट में कौन है, ठीक है, इनके क्या क्या प्रोग्राम पहले लॉन्च हुए, जैसे मंगलयान, चंद्रयान, ये सब, और या फिर डीआरडीओ ने पहले कौन कौन से इक्विपमेंट को टेस्ट किया है, ये आपका फैक्ट्स आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। पर करंट कैसा कि अभी रिसेंट में डीआरडीओ ने किसी चीज़ का परीक्षण किया हो और वो न्यूज़ में रहा हो, तो वो आपका करंट बन गया, वो आपका करंट इंपॉर्टेंट हो गया, तो वो आपको करंट बेस्ड आपका। अब जैसे इसरो ने अभी कोई रॉकेट लॉन्च किया हो, कोई सैटेलाइट लॉन्च किया हो, ठीक है, तो वो न्यूज़ में रहा हो और अब वो आपके
करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन गया। तो आपको फैक्चुअल करंट दोनों एरिया को लेते हुए इन टॉपिक्स को खत्म करना है, ठीक। अब इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन आता है जेनेटिक डिसीज, तो ये आप फैक्चुअल मतलब और करंट, ठीक है, ये आप लूसेंट और इससे करें। अब ये आता है जेनेटिक डिसीज। अब जेनेटिक डिसीज कौन कौन सी डिसीज है जेनेटिक डिसीज होती है, तो उसकी एक लिस्ट आप क्या गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हैं कि ये डिसीज जेनेटिक डिसीजेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इंटरनेट की। अब जैसे सिकल सेल एनीमिया, तो ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, इसके होने के बाद हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट होता है, इसको हम कैसे इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, और इस बीमारी से रोकथाम के लिए सरकार कौन से प्रोग्राम चला रही है। तो ये सारी चीज़ें आप नेट से निकाल सकते हैं। आप सीधे गूगल पे सर्च करें सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, उसके क्या कॉज हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो ये सारा आप इंटरनेट की हेल्प से इस पोर्शन को खत्म कर सकते हैं। अब जैसे हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, इन्फेक्शियस डिसीज, सेम। अब इन्फेक्शियस डिसीज कैसे होती है, आपको अगर ये टेबल लूसेंट में मिल जाए तो आप लूसेंट से कवर कर लीजिए, अगर लूसेंट में नहीं मिलती है तो आप गूगल से कवर कीजिए कि इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या है। जैसे अब कोरोना वायरस हुआ, इन्फेक्शियस था, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड आप डेटा निकाल लो, ये आपको नेट पे मिल जाएगा या आजकल तो बुक में भी मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम चला रही है और हेल्थ के रिलेटेड उन्होंने क्या क्या पॉलिसी निकाली है, ये आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके निकाल सकते हैं, या सिंपली गूगल सर्च कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम चला रही है। तो इसके लिए आपको इंटरनेट की ही मदद लेनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद आता है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ठीक है। मध्य प्रदेश की उन शायद 10 से 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उन हर डेवलपमेंट गोल में मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग है, वो डेवलपमेंट गोल क्या है, तो ये सारी चीज़ आपको नेट पे मिलेगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको एमपी की जो बुक है उसमें परीक्षा धाम और लूसेंट ये मुकेश महेश्वरी सर की बुक में, दोनों में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, और उसको आप गूगल से उसमें फैक्ट और करंट के फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई यूनिट 7 की। अब आ जाता है हमारा, तो ये मैंने यहाँ पे देखिए लूसेंट लिखा है, लूसेंट की हेल्प, फैक्ट्स आप लूसेंट की हेल्प लेंगे, और करंट आप करंट की मैगजीन से करेंगे, और आपको इंटरनेट का भी हेल्प लेना है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इन्वायरमेंट के पोर्शन पे। तो इन्वायरमेंट के लिए जो बुक है वो है शंकर IAS, ये बेस्ट बुक है, लेकिन इसमें क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, और हिंदी वालों के लिए हम वीडियो बना देंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब ये किताब को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इस किताब को आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है। आपको इस किताब की क्या करनी है, सेलेक्टिव स्टडी, मतलब आपको सिलेबस देखना है, जैसे बगल में सिलेबस है, सिलेबस से टॉपिक उठाने हैं और वही टॉपिक इस किताब से पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे दिया है बायोडाइवर्सिटी, तो आपको इस किताब से बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है। जैसे यहाँ पे दिया इकोसिस्टम, तो आपको इस किताब से इकोसिस्टम पढ़ना है। और पॉल्यूशन, आपको इस किताब से पॉल्यूशन पढ़ना है। तो जो टॉपिक सिलेबस में दिया है आपको सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक इस किताब से पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, ठीक है। और बाकी हिंदी वाले टेंशन ना लें, इस हर टॉपिक में मैं हिंदी में वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बायलैंग्वेज रहेंगे। अब इसके बाद आ जाता है नेचुरल कैलामिटीज़ एंड मैनेजमेंट, जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अभी तो मेरे को कोई NCERT बुक नहीं दिखी है, लेकिन पहले ये डिजास्टर मैनेजमेंट की NCERT की बुक आती थी। ये जो किताब है ये 2008 का एडिशन है शायद, और ये 2008 में टुगेदर टुवर्ड अ सेफर इंडिया के नाम से आती थी, और इसके 3 वॉल्यूम है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। इसके पहले 2008 के पहले ये डायरेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से ही आती थी। तो वहाँ से इस किताब से आपको ये आपका पोर्शन बहुत आराम से और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये किताब नहीं मिलती है तो आप अमेजन से ले सकते हैं। अमेजन में मैंने किताबें देखी हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हर किताबों का
कवर पेज डाला जिससे आपको लेने में आसानी हो, तो आप अमेज़न पे ये किताब को सर्च कर लीजिएगा इंग्लिश वाले। और हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के तो मैंने नहीं देखा कि किताब है कि नहीं है, अगर हिंदी वालों के लिए नहीं होगी तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे यूनिट 8 पे। यूनिट 8 है हमारी करंट की। तो करंट हमको 3 टाइप के करंट पढ़ना है। हमको इंटरनेशनल करंट पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय करंट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो हो रही हैं। दूसरा हमको नेशनल करंट पढ़ना है, और तीसरा हमको हमारे मध्य प्रदेश का करंट पढ़ना है। अच्छा, अब नेशनल और इंटरनेशनल करंट जो है ये आपका स्पीडी से हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2 पोर्शन है ये आपका स्पीडी से हो जाएगा। अब स्पीडी की अच्छी बात क्या है, स्पीडी में आखिरी में जो 1 लाइनर आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये है कि हमको कितने महीने का करंट पढ़ना है, ठीक है। तो हमको कितने महीने का करंट पढ़ना है, ये आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम मार्च में है तो आपको 1 महीना पहले, फरवरी से पीछे 8 महीने, मतलब कम से कम जुलाई। तो जुलाई से फरवरी तक का 8 महीने का करंट आपको 1 लाइनर इस किताब से कवर करना है, ठीक है। और अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए अप्रैल में होता है तो आप यही चीज़ मार्च से गिन लीजिए, मार्च से पीछे 8 महीने का करंट आपको ये 1 लाइनर नेशनल इंटरनेशनल करंट इससे करना है। अच्छा, अब अगर एमपी का तो इसमें आपको नहीं मिलेगा, एमपी का सिर्फ थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन पूरा एमपी का करंट कवर नहीं होगा। तो एमपी करंट के लिए आप क्या करोगे, आप रोजगार और निर्माण पेपर लोगे, ये बेस्ट पेपर है। इस पेपर की खासियत क्या है कि आपको तो एमपी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं वो आपको मिल जाएंगी। और दूसरा क्या है कि आपको मतलब राज्य सेवा आयोग की कोई भी नोटिफिकेशन वो सबसे पहले इसी पेपर में आता है, कोई भी नोटिस वोटिस है वो इसी में, तो आप अपडेटेड रहेंगे एमपीपीएससी से। और दूसरा क्या है कि इस पेपर में आपको हर हफ्ते में एक बार आता है, और हर हफ्ते किसी ना किसी एक जिले के बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है, वहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सी है, वहाँ पे जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन एक जिले के बारे में हमको चाहिए होती है वो हमको सारी की सारी मिल जाती है, जो हमारे मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। और दूसरा, इस पेपर में आपको पर्सन इन न्यूज़ भी मिल जाएगा। एक तरीके से अगर आप इस पेपर को थॉरोली पढ़ते हैं, पूरा डीपली पढ़ते हैं, अगर आप इस पेपर को डीपली पढ़ते हैं तो आपको स्पीडी की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपका नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी का तीनों का करंट ये आपका पेपर कवर कर देगा। तो मेरे हिसाब से तो, पर इसमें क्या है कि आपको इसके अपने शॉर्ट नोट्स, जैसे हर हफ्ते आता है तो हर हफ्ते आपको इसको पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, क्योंकि एग्जाम के आखिरी टाइम में आप इसको पूरे पेपर को पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। स्पीडी तो क्या 1 लाइनर है तो आप रिवाइज कर सकते हैं, बाकी पेपर से आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इस पेपर से फॉलो करना है तो आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिट 9 पे। यूनिट 9 है हमारी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की। अब ये इससे भी क्वेश्चन ज़्यादातर करंट बेस्ड आते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी न्यूज़ में था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आ रहे थे। और आपका साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कितने प्रकार के वायरस होते हैं, क्या है। और ई गवर्नेंस अभी काफ़ी एमपी गवर्नमेंट पे इस पर फोकस कर रहे हैं, तो ई गवर्नेंस से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसको भी आपको 2 तरीके से कवर करना है, एक फैक्ट और दूसरा करंट। तो जो फैक्ट्स है, मतलब कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है, जो भी फैक्चुअल डेटा है, वो आपको ये 2 किताबों से आराम से हो जाएगा। जो आपकी पहली किताब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी निर्माण आईएएस की, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए यह है परीक्षा धाम, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के नाम से है। ये दोनों ही किताबें काफ़ी अच्छी हैं, इंग्लिश वाले निर्माण के ले सकते हो, हिंदी मीडियम वाले परीक्षा धाम के ले सकते हो। तो इन किताब से अगर फैक्चुअल डेटा कवर हो जाएगा, अगर रिसेंट एडिशन है तो आपको काफ़ी हद तक करंट भी कवर हो जाएगा।
पर अभी रिसेंट में कोई डेवलपमेंट हुआ है तो वो आपको पेपर से या करंट की मैगजीन से कवर करना पड़ेगा। तो इस यूनिट को भी आपको दो तरीके से, फैक्ट और करंट दोनों के तरीके से कवर करना है, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी लास्ट यूनिट, यूनिट 10। यूनिट 10 में क्या है? यूनिट 10 है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनजाति। ये इस बार जब नया सिलेबस आया तो उसमें इस ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश को यूनिट 10 में ऐड किया है। इसके पहले था हमारा वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला पोर्शन था, उसको यहाँ से हटा के यूनिट 5 में जोड़ दिया गया है। और ये ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश की जनजाति, इसको अभी इस बार ऐड किया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको आप कहाँ से कवर करोगे? इसको कवर करने के लिए दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए निर्माण की बुक आती है और ये बहुत अच्छी बुक है। ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश इंग्लिश में आती है और ये मध्य प्रदेश की जनजाति हिंदी में ये आती है। तो आप ये किताब लोगे तो आपका यूनिट 10 बहुत आराम से कवर हो जाएगा। अच्छा, अब हम पूरी बुक लिस्ट को एक नज़र में देख लेते हैं। हिस्ट्री मतलब जो एंशंट हिस्ट्री, उसके लिए हमने RS शर्मा ओल्ड NCERT देखी। मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा हमको पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ज्योग्राफी हम या तो 6 से 12 तक की पूरी NCERT पढ़ें या फिर उसकी जगह हम महेश कुमार बरनवाल सर की NCERT जिस्ट बुक पढ़ें। अगर हम ये महेश कुमार बरनवाल की बुक पढ़ रहे हैं तो हमको 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और या भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ना मस्ट है, ठीक है। अगर आप पूरी 6 से 12 तक की NCERT पढ़ेंगे तो ये वाली 11th वाली भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप महेश कुमार बरनवाल सर की बुक पढ़ते हैं तो आपको ये 11th क्लास की ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना मस्ट है। यही आपकी ज्योग्राफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा। अच्छा, अब पॉलिटी के लिए आपको M लक्ष्मीकांत पढ़ना है। इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के जो बेसिक नॉलेज उसको डेवलप करने के लिए आपको 3 किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 11th क्लास की NCERT जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के नाम से आती है, और तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th की NCERT, तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th की इकोनॉमिक्स की बुक आपको देखनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो साइंस है, साइंस आपको 9th और 10th की NCERT से कवर करना है। मध्य प्रदेश के लिए आपको इंग्लिश मीडियम वाले मुकेश महेश्वरी और हिंदी मीडियम वाले परीक्षा धाम की किताब से कवर करेंगे। और ये मध्य प्रदेश की जनजाति जो ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश है, ये आप निर्माण IAS की बुक है यूनिट 10 की प्री की, उससे कवर करेंगे। अब फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है, ये आपको इंग्लिश मीडियम वाले निर्माण IAS की किताब से करेंगे और हिंदी मीडियम वाले परीक्षा धाम की किताब से कवर करेंगे। अब इन्वायरमेंट, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों की आती है शंकर IAS, तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से कर लें और हिंदी मीडियम वाले, उनके लिए मैं चैनल पे वीडियो बना के डालूंगा, आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिएगा। अब करंट के लिए जो है, करंट के लिए आपका आ जाता है स्पीडी। स्पीडी से आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट कवर हो जाएंगे और MP का रोजगार निर्माण से कवर हो जाएगा। अगर आप रोजगार निर्माण बहुत थॉरोली, बहुत डीपली पढ़ते हैं तो आपका ये स्पीडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा नेशनल इंटरनेशनल और MP करंट कवर हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे बुक लिस्ट की। चलिए अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि आपका डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो आपको कम से कम डेली 6 से 7 घंटे तो अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। डेली आपको इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा और आपको 1 घंटा तो आपको न्यूज़ को देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर आपको मॉर्निंग में 1 घंटा न्यूज़पेपर को देना पड़ेगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस या फिर आपका हिंदुस्तान टाइम्स, ये आप पढ़ें, कोई मस्त नहीं है। इंग्लिश मीडियम अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दैनिक भास्कर भी पढ़ेंगे हिंदी मीडियम वाले तो वो भी आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है करंट कवर करना और ये पेपर सारे करंट इवेंट कवर करते हैं और सभी पेपर्स में एडिटोरियल आता है जिसको पढ़ के हम अपने मेंस के आंसर के लिए कंटेंट निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी पेपर पढ़िए, पर पेपर पढ़िए। अब फिर आपको क्या है कि इकट्ठा नहीं बैठना है कि आप 3 बजे से सुबह 9 बजे से बैठे और दोपहर के 3 बजे तक आप इकट्ठा 6-7 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं हो सकता।
आप अपने पढ़ाई को स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। आप 3-3 घंटे का स्लॉट बना लीजिए। जैसे 6 से 7 घंटा बोला है, तो अगर 7 घंटा आप पढ़ रहे हैं डेली, तो आप 3-3 घंटे के 2 स्लॉट बना लीजिए, और 1 घंटा आपका जो है वो आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस को दे दीजिए। तो ये 7 घंटा ये आपका ये शेड्यूल। अब इधर आपका जो ये न्यूज़पेपर का 1 घंटा है, इसको आप अपने इस पढ़ाई में मत ऐड करिएगा, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा है। आपका 7 घंटे का जो शेड्यूल है उसमें 3-3 घंटे के आपके सब्जेक्ट के सिटिंग कर लीजिए, कोई 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए और 3-3 घंटा दोनों को पढ़ लीजिए। और फिर 1 घंटा आप 1 घंटा आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। और या फिर आप आधा घंटा पेपर एनालिसिस कर लीजिए, आधा घंटा आप आपका जो एक दिन पहले आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपना शेड्यूल रखिए। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि आपको अपना टू डू लिस्ट बनानी है, आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको टारगेटेड तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से करना है, तभी वो आपको बेनिफिट देगी, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद आ जाता है हमारा इम्पॉर्टेंट लिंक्स। इम्पॉर्टेंट लिंक में क्या है कि आपका जो एमपीपीएससी का सिलेबस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आप सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो ये एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है, एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके इस लिंक से आप एमपीपीएससी की वेबसाइट खोल लेंगे, वहाँ से जाके आप वहाँ सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अगर आप खरीदना चाहें तो आप शॉप से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप एनसीईआरटी के इस वेबसाइट के इस लिंक पे जाके आप कोई भी क्लास की एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में उसको पढ़ सकते हैं। अब रोजगार निर्माण की जो हमने बात की वो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। स्टेशनरी शॉप में भी मिल जाएगा आपको रोजगार निर्माण, या आपको कोई पेपर वाला जो घर में पेपर देता है वो भी आपको दे देगा। अगर आपको परचेज नहीं करना है, अगर आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हो, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके ये सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराते हैं न्यूज़पेपर की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स। चलिए, आज वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।